अपन लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज देश के महत्वपूर्ण पद के बारे में, और वो पद है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, उन सारे विषयों के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से भारत के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति पद के बारे में, किस प्रकार से राष्ट्रपति को चुना जाता है, कौन लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या रहता है और राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इन विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रपति पद एक लंबा टॉपिक है जिस पर अपन लोग 2 या 3 बार आपके सामने राष्ट्रपति टॉपिक को लेकर चर्चा जारी रहेगी। तो आज अपन लोग राष्ट्रपति पद को लेकर जो बेसिक बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इस चैनल के ऊपर, ताकि अपने चैनल को मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्दी हो सके। शुरू करता हूँ राष्ट्रपति पद को लेकर। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन दे देगा आपको 52, 53, 56, 57 जो भी है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 52 जो है, जिसके अंतर्गत क्या लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ, समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन वह इनका प्रयोग, इनका मतलब इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करेगा। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, लेकिन वह इनका प्रयोग किसके सहयोग से करेगा? अपने अधीनस्थ के सहयोग से। आप कहेंगे राष्ट्रपति के अधीनस्थ कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ हैं वो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के अधीनस्थ मानी जाती है। वहीं 53 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है या सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, जिसे राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों में भी शामिल किया जाता है। आपके दिमाग में जो ही मैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के नाम ले रहा हूं, तो आपके एक नया पद ध्यान में आ रहा होगा, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक नया पद जो सर्जित कर दिया गया है। हाँ, तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में एक पद सर्जित किया गया है, और वो जो व्यक्ति होगा, तीनों सेनाओं का जो CDS बनाया गया है, उसके ऊपर कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। हालांकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। ये 2 बातें अपन लोगों ने की। 52 के बारे में जाना कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, और 53 में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन वह इनका प्रयोग अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करेगा। और तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 के बारे में अपन लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 54 में लिखा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, या राष्ट्रपति को वोट कौन से लोग देते हैं, या राष्ट्रपति के वोटर कौन होंगे, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहली बात करूं मैं तो संसद के निर्वाचित सदस्य,
संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आपको लोकसभा और राज्यसभा टॉपिक पे अपन लोग बात कर चुके हैं, जो अपने चैनल में आप जाकर पुराने वीडियो में देख सकते हैं। 543 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं और 233 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। ये 543 और 233 सदस्य, ये संसद के कौन से सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य। तो संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। पॉइंट 2, राज्य विधानसभाओं के भी समस्त निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहाँ पर भी कौन से भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। मतलब संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है। दूसरा, राज्य विधानसभा के समस्त निर्वाचित सदस्य भी क्या होते हैं? जो अपने राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। याद रखें, यहाँ से तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रह जाएगा। सबसे पहले संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य, दूसरी पॉइंट पे अपन ने बात की विधानसभा के समस्त निर्वाचित सदस्य, और तीसरी बात की हमने कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन से लोग भाग नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य की मैं बात करूं तो आपको पता होगा राज्यसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। लोकसभा में तो मैं आपको बता चुका हूं कि मनोनयन जो होता था 2 का वो समाप्त कर दिया गया, जिस पे अपन लोगों ने बात की थी लोकसभा के अंतर्गत। वहीं विधानसभा में भी पहले राज्यपाल जो था वो एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था, वर्तमान में उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरे पॉइंट पे बात करें, विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं यहाँ से कि निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दे देगा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दे देगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के समस्त सदस्य भाग लेते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 दे देगा कि दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपका राइट आंसर जो कौन सा कथन सत्य नहीं है जिस पे बात हो रही थी अपनी, तो कौन सा सत्य नहीं है कि संसद के समस्त सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि संसद के केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और कौन से नहीं लेते हैं? तो जिन पे भी अपन लोग बात कर चुके हैं कि मनोनीत भी भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 54 के बारे में अपन लोगों ने जाना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में अपन लोगों ने जान लिया है। अनुच्छेद 55 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 54 में हमने जाना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कौन कौन लोग भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होगा।
राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। एकल संक्रमणीय और आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, इसे याद रखने से कुछ नहीं होगा, रट्टा मारने से। आपको यहाँ से ये भी समझना होगा कि एकल संक्रमणीय और आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली है क्या। सबसे पहले एकल संक्रमणीय की मैं बात करूँ, इस एकल संक्रमणीयों को अपन लोग कह सकते हैं हस्तांतरणीय प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटर होते हैं वो वरीयता क्रम में मत देते हैं, चॉइस के आधार पर मत देते हैं। जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त होते हैं उसके मत, जो सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं, जिनको जैसे 3 लोग हैं, एक व्यक्ति को सबसे कम मत प्राप्त हुए, जैसे कि मैं बात करूं ए बी सी, जैसे सी उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त हुए तो इसके मत ए और बी में हस्तांतरित हो जाएंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय। जबकि राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करने होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आनुपातिक मत प्रणाली कहते हैं। समझ में आ रहा? मत हस्तांतरित होंगे, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एकल संक्रमणीय, और एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करने होंगे, इस कारण इसे क्या कहेंगे, आनुपातिक मत प्रणाली। दैट्स वाई समझ में आ गया होगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। गुप्त का मतलब तो सीधा समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव में गुप्त मतदान होता है, आप खुला वोट नहीं दे सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका मत रद्द मान लिया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। जनता डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, क्योंकि निर्वाचन मंडल में आपके समझ में आ गया होगा विधायकों को जनता चुनती है, जैसे कि लोकसभा के सदस्य हैं जिनको हम लोग चुनते हैं। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आनुपातिक, अनुपात के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, किस प्रकार से निर्वाचित कोटा प्राप्त करना होता है, एक निश्चित अनुपात प्राप्त करना होता है। यहाँ प्रत्येक विधायक व सांसद का मतमूल्य निकाला जाता है। एक विधायक के मत की वैल्यू निकाली जाती है, एक सांसद के मत की वैल्यू निकाली जाती है। दैट्स वाई मैं आपको 2 सूत्र बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे अनुच्छेद 55 में ही चर्चा चल रही है अपनी, और विधायक का मतमूल्य निकालने पर अपन लोग बात करेंगे। विधायक का मतमूल्य, एक विधायक का मतमूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के सदस्य और भाग 1000, ये होता है एक विधायक का मतमूल्य निकालने का सूत्र। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि लिखें एक विधायक का मतमूल्य निकालने का सूत्र। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है जिन विषय पे अपन लोग बात करेंगे। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जो जनसंख्या है वो कब की लेनी होगी, 1971 की। अर्थात जनसंख्या का आधार वर्ष क्या रहेगा, 1971 रहेगा, जो कब तक के लिए डिसाइड किया गया है, 2026 के लिए डिसाइड किया गया है। कब किया था, 84वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य की जनसंख्या का आधार वर्ष क्या है, 1971, जो कब तक के लिए है, 2026 तक के लिए। क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति में विधायक का मतमूल्य निकालने के लिए जनसंख्या का आधार वर्ष क्या रहेगा। ऑप्शन दे देगा 1971, 1961, 81, 2000। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 1971। ये आधार वर्ष कब तक रहेगा, 2026 तक रहेगा। आप 1971 की जनसंख्या में राजस्थान विधानसभा के 200 का भाग देंगे और भाग 1000 करेंगे तो राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य आएगा 129। राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य कितना, 129। राजस्थान के एक विधायक का मतमूल्य है 129। वैसे ही जैसे बात करें सबसे कम कहाँ का है, तो सिक्किम का है 7। सर्वाधिक कहाँ का है, यूपी का 208। सर्वाधिक विधायक का मतमूल्य कहाँ का है, यूपी का है। कितना है एक विधायक का मतमूल्य, 208 है। ये तो रहेगा एक विधायक का मतमूल्य निकालने का सूत्र। वहीं बात करें एक सांसद का मतमूल्य निकालने का सूत्र।
सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र। या किस प्रकार से एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है? समस्त विधायकों का मत मूल्य, समस्त विधायकों का मत मूल्य बटा समस्त निर्वाचित सांसद। समस्त विधायकों का मत मूल्य बटा संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य या सांसद हो गए। इस सूत्र से क्या निकाला जाएगा? एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाएगा, जो कितना है 708। समझ में आ रहा है? समस्त विधायकों का मत मूल्य, जैसे कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आया था 129। आपको समस्त राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य निकालना, तो आप सीधा निकाल सकते हैं। 129 को किससे गुना कर दो? 200 से। इस प्रकार से सारे राज्यों का निकालो, उनको जोड़ो, टोटल समस्त विधायकों का मत मूल्य हो जाएगा। और जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, जैसे आपको पता होगा 233 प्लस 200 सॉरी 543, इनको जोड़ देंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा? समस्त सांसद हो जाएंगे। इसका भाग जब देंगे तो एक सांसद का मत मूल्य निकल कर आएगा, जो कितना होता है? 708 होता है। वरीयता क्रम में मत देते हैं, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। यहाँ अलग अलग विधायकों का और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है, जिस पर अपन लोग बात कर चुके हैं कि एक विधायक और एक सांसद का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। अपन लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 55, 54, 52, 53 सबके बारे में जाना। सबसे पहले पद के बारे में, उसके बाद 53 में, उसके बाद 54 और 55 के बारे में बात की। अनुच्छेद 56 के बारे में बात करते हैं अपन लोग। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा? राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति पद की पदावधि जो होती है, कार्यकाल जो होता है, वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। वहीं त्यागपत्र से पद खाली हो सकता है, महाभियोग से पद खाली हो सकता है। आगे चलकर बात करेंगे इस महाभियोग के बारे में अपन लोग। वहीं अगर मृत्यु हो जाए तो भी क्या हो सकता है? पद खाली हो सकता है। मतलब 2-3 कारण हो सकते हैं राष्ट्रपति का पद खाली होने के लिए। त्यागपत्र दे दें, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दें, उसके बाद अगर महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दें, या पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए। इसके अलावा राष्ट्रपति पद का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का माना जाएगा? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगर पद खाली हो गया है किसी भी कारणवश से और नया राष्ट्रपति चुना गया है, वो राष्ट्रपति आने वाली 5 साल के लिए चुना जाएगा, न कि शेष समय अवधि के लिए चुना जाएगा। याद रखें, राष्ट्रपति पद पर अगर खाली हो गया, पुनर्चुनाव हुए हैं, तो जो नए व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं वो कितने दिनों के लिए चुने जाएंगे, कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे? तो पूरे 5 साल के लिए वो चुने जाएंगे। अनुच्छेद 56 जो राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति पद की जो अवधि है वो क्या रहेगी, उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 57, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत बार आता होगा कि एक व्यक्ति, भारत का एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? यही बात कहता है अनुच्छेद 57। अर्थात पुनर्निर्वाचन संबंधी बात कौन करता है? पुनर्निर्वाचन संबंधी उल्लेख कहाँ किए गए हैं? अनुच्छेद 57 में किए गए हैं। 56 में अपन लोगों ने जाना है कि राष्ट्रपति का पदावधि क्या रहेगी, कार्यकाल क्या रहेगा। अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन, भारत का एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन ए दे देगा 2 बार, ऑप्शन बी दे देगा आपको 5 बार, ऑप्शन सी दे देगा कितनी भी बार बन सकता है, और ऑप्शन डी दे देगा। ऑप्शन डी भी सुने आप लोग, ऑप्शन डी मैं बोल रहा हूँ, जिसमें
आपको मिल सकता है कि इस संबंध में संविधान मौन है। और जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को याद रख रहे हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के संबंध में संविधान मौन है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा गया 57 में कि भारत का एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत का एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जो हमने बात की है अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। आप लोग कहेंगे कि सारी बातें बता चुके हो। 52 में आपने बता दिया राष्ट्रपति पद होगा, 53 में आपने बता दिया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, 54 में आपने बता दिया है निर्वाचन मंडल के बारे में बात कर ली है, 55 में हमने निर्वाचन के बारे में बात कर ली है, 56 को लेकर अपने बात की थी पदावधि के बारे में, 57 में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है उस पर भी हमने बात कर चुके हैं। अब कहेंगे योग्यताएँ तो बताई ही नहीं, तो वेट कीजिए, योग्यताएँ अभी आ रही हैं राष्ट्रपति की। और योग्यताओं की बात करूं तो मैं अनुच्छेद आपके सामने लेकर आ रहा हूं, अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति पद की योग्यता। पता है मेरे को, आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में, सबसे इजी टॉपिक है, हम सभी को पता है राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जिन पे बात कर लेते हैं अपन लोग। सबसे पहली बात, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बुकों में, गाइडों में ऐसा लिखा हुआ भी मिल जाता है कई बार कि भारत का मूल नागरिक हो। ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा गया, केवल इतना लिखा गया भारत का नागरिक हो। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हमें ऑप्शन डाल देता है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। वो डालेगा सबसे पहले कि भारत का मूल नागरिक हो। अपन लोग देखेंगे भारत का नागरिक हो, रट रखा अपन लोगों ने, तो याद रखें ऐसा नहीं लिखा गया है संविधान में भारत का मूल नागरिक हो, सिर्फ इतना लिखा गया है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। न्यूनतम आयु का निर्धारण होता है राजनीतिक पदों को लेकर, अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं होता है। तो कम से कम कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरी पॉइंट यहाँ से या बिंदु जो है वो आपको याद रखना है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति का पद है, एक गरिमामय पद है, आप ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकते कि पागल व दिवालिया नहीं हो, ऐसा शब्द हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। लेकिन यहाँ ये मत ले लेना आप कि लोकसभा में तो 25 वर्ष आयु होती है, वह अन्य जो योग्यताएं वहाँ लिखा हुआ है कि वह लोकसभा का जब सदस्य की योग्यताएं अपन लोग जानेंगे तो कि वह पागल दिवालिया नहीं हो। तो यहाँ हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि देश का गरिमामय पद है, एक महत्वपूर्ण पद है भारत का, इसलिए हमने सीधा लिखा कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। लाभ के पद पर, बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं लाभ के पद के बारे में लेकर। हमारे संविधान में इस लाभ के पद से मतलब है कि जो सरकार से किसी प्रकार की डायरेक्ट रूप से इनकम नहीं आ रही हो, सैलरी नहीं उठा रहा हो, कहीं ऐसे पद पर नहीं बैठा हो जहाँ से फेलोशिप बांट रहा हो, स्कॉलरशिप बांट रहा हो, ये पद लाभ के पद माने जाते हैं। वहीं संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, किसी भी केंद्र में मंत्री या राज्य सरकारों में मंत्री, ये पद, राज्यपाल का पद, ये पद लाभ के पद नहीं होते हैं। अर्थात वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे हमारे रामनाथ कोविंद जो हैं वो राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे, राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दिया। अगर वो त्यागपत्र नहीं भी देते तो भी वो क्या होते, योग्य होते, क्योंकि राज्यपाल का पद भी क्या नहीं माना जाता है, लाभ का पद नहीं माना जाता है। याद रह जाएगा कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। जब मैं ये योग्यताओं की बात करता हूँ तो आप कहेंगे अमूमन भारत का हर कोई व्यक्ति इन योग्यताओं को पूरी करता है, तो क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है?
अगर ऐसा होगा तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में बहुत सारे लोगों की दौड़ लग जाएगी कि भाई ये भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, वो व्यक्ति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। इस पद की गरिमा का हमें ख्याल रखना था। और हमारे संविधान निर्माता देवदूत थे। हम लोग जानते हैं कि टीआरपी के लिए हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे संविधान निर्माता देवदूत थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने विशेष योग्यताओं का प्रावधान किया और आर्टिकल 59 का उल्लेख किया, अनुच्छेद 59 का उल्लेख किया। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद को लेकर विशेष योग्यताओं के बारे में भी उन्होंने बात की कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 विशेष योग्यता। विशेष योग्यता से मेरा मतलब है अपन लोगों ने योग्यताएं जानी हैं, अब विशेष योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करेगा तो उसे कम से कम 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होंगे और 50 उसे प्रस्तावक के रूप में, मतलब कुल मिला के कितने लोग हो गए, 100 लोग। ये अनुमोदक और ये प्रस्तावक कौन होंगे, तो अनुच्छेद 54 में अपन लोगों ने निर्वाचन मंडल के बारे में जाना है। और अनुच्छेद 54 में जो निर्वाचन मंडल के बारे में हम लोगों ने जाना है, वो अनुच्छेद 54 स्पष्ट कह रहा है कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और वही लोग राष्ट्रपति के क्या होंगे, अनुमोदक और प्रस्तावक होंगे। समझ में आ रही है बात। और ये अनुमोदक और ये प्रस्तावक एक ही व्यक्ति के बन सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे ए व बी दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, जो व्यक्ति ए के अनुमोदक और प्रस्तावक बन गए हैं वो बी के नहीं बन सकते, याद रखें। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट, 15,000 रुपये आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा करवाने होंगे। 15,000 रुपये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा करवाने होते हैं। अगर कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं हुए तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। 16.67%। कुल मतों का 1/6, 16.67%। एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया था, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत जब्त हो जाती है, तो याद रखें 16.67% मत अगर प्राप्त नहीं हुए हैं तो क्या हो जाएगी, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन पत्र कहाँ जमा करवाता है, चुनाव के लिए फॉर्म भी तो दाखिल होते हैं और आप सोच रहे होंगे ये फॉर्म कहाँ जमा करवाया जाएगा, तो याद रखें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र लोकसभा महासचिव के पास जमा करवाता है। कहाँ जमा करवाता है, लोकसभा महासचिव के पास राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र जमा करवाता है। वहीं अपन लोग बात करें कि राष्ट्रपति पद के जो चुनाव हो रहे हैं इनमें पीठासीन अधिकारी कौन होगा, तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो लोकसभा महासचिव या राज्यसभा महासचिव, इनमें से क्रम से होते हैं। एक बार लोकसभा महासचिव होंगे तो नेक्स्ट टाइम कौन होंगे, राज्यसभा महासचिव जो होंगे वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वहीं से आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है, तो याद रखें चुनाव आयोग। आर्टिकल 324 में स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव आयोग करवाएगा। पीठासीन अधिकारी कौन है, लोकसभा महासचिव या राज्यसभा महासचिव पीठासीन अधिकारी के रूप में रहेंगे। लेकिन मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन करेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने सीधा स्पष्ट लिखा था अनुच्छेद 71 में, सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, निपटारा करेगा। अब जब ये बात कर रहे हैं अपन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में याचिका कौन दाखिल करेगा। हाँ सही है, आप बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जो दाखिल करेंगे वो कौन है, प्रतिपक्ष उम्मीदवार जो है वो ही क्या कर सकता है, याचिका दाखिल कर सकता है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किसको है,
तो जो उम्मीदवार है वो ही क्या कर सकते हैं, जैसे कि ए के सामने बी चुनाव लड़ रहा है तो बी जो है वो ए की प्रॉब्लम को लेकर जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। दूसरी बात, कम से कम 20 वोटर मिलकर भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। याद रखें, कम से कम कितने वोटर मिलकर, 20 वोटर मिलकर ही राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे सकते हैं। इस मामले का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करेगा। कितने दिन तक याचिका लगाई जा सकती है? तो 30 दिन तक याचिका लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन तक याचिका लगाई जा सकती है? 30 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ से याद रखें, मान लो सुप्रीम कोर्ट में किसी राष्ट्रपति पद को लेकर प्रॉब्लम आई और याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 2 महीने, 5 महीने, 7 महीने बाद दिया हो, तब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुका था। इस टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि 7 मंथ तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुका, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया है, तो हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि इस समय अवधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए सारे कार्य वैलिड होंगे, वो सारे के सारे कार्य वैध माने जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 59 में अपन लोगों ने बहुत सारी बातों के बारे में जाना है। उसके बाद राष्ट्रपति की योग्यताएं, चुनाव, इन सारी बातों को अपन लोग कर चुके हैं। तो अब राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60, हाँ, आप सबको पता है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो सबसे पहली बात, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन मेरा यहाँ से क्वेश्चन है आपके लिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर पद पर नहीं है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। हमारे सर्वोच्च न्यायालय में 33+1 34 न्यायाधीश हैं। एक मतलब मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। आप पूछ सकते हैं मेरे से कि क्या ये बात संविधान में लिखी गई है? जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है हमारे संविधान में। आर्टिकल 60 में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति किस रूप में शपथ लेते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में हो सकता है। तो राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में वह लोक कल्याण के लिए क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। संविधान के संरक्षक व लोक कल्याण के रूप में लोगों के कल्याण के लिए क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। ये हमारे अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लिखा गया है। शपथ की बात कर ली है, कार्यकाल की बात कर ली है अपन लोगों ने। तो अब हमें बात करनी है राष्ट्रपति पद को हटाने को लेकर। लेकिन मैं राष्ट्रपति को पद से हटाने से पहले एक बात करना चाहूँगा। अनुच्छेद 361 पे विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के पास कौन से विशेषाधिकार है? राष्ट्रपति के पास भी विशेषाधिकार होते हैं, आप सब जानते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति जो है पद पर रहते हुए भारत का कोई भी न्यायालय, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी प्रकार का उनके खिलाफ नोटिस जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पद पर अगर कोई राष्ट्रपति पद पर है या राष्ट्रपति बना हुआ है कोई व्यक्ति, जैसे रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके खिलाफ भारत का कोई भी न्यायालय किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात विशेषाधिकार की। दूसरी बात, राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी व फौजदारी, किसी भी प्रकार का सिविल मामला व किसी भी प्रकार का जो फौजदारी मामला है वो दर्ज नहीं होगा। हाँ, फौजदारी मामले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई आपराधिक मामले होते हैं वो फौजदारी मामलों में शामिल किए जाते हैं। और दीवानी मामलों की बात करें, जैसे कोई चेक बाउंस हो गया है, किसी संपत्ति का विवाद है, ऐसे जो मामले हैं वो कैसे मामले होते हैं? दीवानी मामले होते हैं। तो राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई दीवानी व फौजदारी मामला भी दर्ज नहीं होगा। ये राष्ट्रपति के क्या होते हैं? विशेषाधिकार होते हैं।
अब बात करते हैं राष्ट्रपति को पद से हटाने की लेकर, जो आपके बार बार जवाब आ रहे हैं महाभियोग महाभियोग। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जाता है, जो अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 के साथ मैं 56 भी यूज करने वाला हूँ, दोनों पे बात करेंगे। महाभियोग शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ है, महाभियोग कहाँ लिखा गया है? तो मैंने अनुच्छेद 56 में बताया था, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे या महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दें, तो उसके लिए भी क्या है, अनुच्छेद 56 आ गया था। यहाँ महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति को पद से क्यों हटाया जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है कि क्यों हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को संवैधानिक कदाचार के आरोप में ही पद से हटाया जाएगा। ये नहीं है कि राष्ट्रपति को दिवालिया घोषित हो गया, राष्ट्रपति पागल हो गया, या राष्ट्रपति को हेल्थ कारण से आप पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। केवल राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रस्ताव से ही हटा सकते हैं, और वो महाभियोग का प्रस्ताव केवल किस लिए लाया जाएगा? संवैधानिक कदाचार के आरोप में। कदाचार का मतलब है अगर संविधान का उल्लंघन किया है राष्ट्रपति ने, तो ही क्या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और ये महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ किस प्रकार से लाया जाएगा, इसे ध्यान से अच्छे से समझते हैं अपन लोग। संसद, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद के अंतर्गत 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, उस सदन के 1/4 सदस्य मिलकर। महाभियोग का प्रस्ताव आर्टिकल 61 में बात कर रहे हैं, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में लेके आओ, चाहे आप राज्यसभा में लेके आओ। इनके 1/4 सदस्य से, जैसे लोकसभा से ला रहे हैं तो 1/4 सदस्य मिलकर प्रस्ताव लाएंगे, अगर राज्यसभा से ला रहे हैं तो भी 1/4 सदस्य मिलकर प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव लाने के बाद यह प्रस्ताव उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब जैसे 545, 245, इनके 543 कितने हैं, 543 सदस्य, इनके 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और अगर राज्यसभा भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से रिक्त माना जाएगा, या राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। याद रखें, महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। जैसे कि लोकसभा में 1/4 सदस्य मिलकर प्रस्ताव लेके आए, प्रस्ताव लाने के बाद राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। आप कहेंगे सूचना कौन देगा राष्ट्रपति को? तो सिंपल सा है ना, जिस सदन में ला रहे हैं उस सदन का सभापति, जैसे लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष देगा, जैसे आप राज्यसभा में लेकर आ रहे हैं तो राज्यसभा के पदेन सभापति जो हैं वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को सूचना देंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, और जिस दिन उस प्रस्ताव पर कार्यवाही होनी है या चर्चा होनी है उस दिन राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं, या तो वो खुद आ सकते हैं या अपने किसी वकील को भी भेज सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को वो भेजकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर लोकसभा में उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का वो जवाब दे रहे हैं, जैसे लोकसभा में प्रस्ताव लेके आए तो वहाँ वो लोकसभा में अपना पक्ष रख रहे हैं, अगर वो सदन संतुष्ट नहीं हुआ तो वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग हुई 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया, नेक्स्ट सदन जाएगा, और नेक्स्ट सदन ने भी अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है तो पद रिक्त माना जाएगा। और ये प्रोसेस एक ही सत्र में होनी चाहिए। बहुत सारी गाइडों में लिखा रहता है कि लोकसभा या सदन में उपस्थित व मत देने वाले 2/3 सदस्यों से। जी नहीं, सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, उसके बाद दूसरे सदन जाना चाहिए, और अगर दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो एक ने पारित कर दिया, दूसरे ने पारित नहीं किया है। जो ही जैसे लोकसभा ने पारित किया और राज्यसभा उसे पारित नहीं कर रही है, उस टाइम क्या होगा? वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, तुरंत महाभियोग का प्रस्ताव समाप्त मान लिया जाएगा।
वहीं मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में अगर एक पारित करे दूसरे नहीं करे तो आपके दिमाग में एक दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? जी नहीं, बुलाया जा सकता। महाभियोग के प्रस्ताव को लेकर संसद का संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। समझ में आ गई ये बात। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो गया है या महाभियोग की प्रक्रिया से रिक्त हो गया है तो अपन लोग एक दिन के लिए भी पद खाली नहीं रख सकते। इस कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 62 में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन पदों पर कार्य करेंगे। आज की क्लास के लिए अपन लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जाना है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद को लेकर, 53 में अपन लोगों ने राष्ट्रपति की जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां हैं उनके बारे में बात की है। 54 में अपन लोगों ने निर्वाचन मंडल को जाना है। 55 में अपन लोगों ने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को जाना है। 56 में पदावधि, 57 की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने अपन ने लिखा था कि कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में योग्यता और 59 में विशेष योग्यताओं के बारे में अपन लोगों ने बात की। 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई और 61 में उसे महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाने की बात हुई अपने। और अनुच्छेद 62 में अगर पद आकस्मिक रिक्त हो गया है तो उसे राष्ट्रपति जो भी पद रिक्त हुआ है 62 के अंतर्गत बात कर रहे थे, तो राष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक रिक्त हो गया है तो उसकी जगह काम कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन पदों पर कार्य करेंगे। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ऐसा हुआ है कभी? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। 1969 की घटना आपको याद होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, जो भारत के राष्ट्रपति थे। उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे भारत के, लेकिन इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। दोनों पद खाली हो गए थे, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने इन पदों पर कार्य किया था। ये राष्ट्रपति पद की सामान्य बातें अपन लोगों ने आज की हैं। कल के क्लास में अपने लिए राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियों पर बातें रहेंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, पुनः देखें एक बार, और कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता तो आप कमेंट में लिखें, जिनका जवाब देने की हम लोग कोशिश करते हैं। आपके क्वेश्चनों के जवाब देने की लगातार हमारी कोशिश रहती है। और धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों।